नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सत्ता संभालते ही सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर के लोगों को दे दी बड़ी खुशखबरी। 33 एकड़ में बनेगा वैद्यनाथ कॉरिडोर। दरअसल आपको बता दूं, देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थापित हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल देवघर को विकसित करने को एकीकृत संकल्पित है। आपको बता दूं कि अब यहाँ काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 33 एकड़ में बाबा वैद्यनाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके लिए बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अधिकृत किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए करीब 900 करोड़ का बजट रखा है। इसमें 275 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए रखा गया है। आपको बता दूं कि मंदिर के आसपास के जो मकान कॉरिडोर के क्षेत्र में आएंगे उन सभी को मुआवजा भी दिया जाएगा जो बाजार भाव के मुताबिक होगा। वहीं जिनकी दुकानें जाएंगी उन्हें कॉरिडोर में बनने वाली दुकान में आवंटित किया जाएगा। आपको बता दूं कि शिवगंगा और मानसरोवर के बीच से कॉरिडोर का रास्ता मंदिर तक जाएगा। शिवगंगा तट में डुबकी लगाने के बाद ही बाबा मंदिर का दर्शन होगा। वहां से मंदिर स्पष्ट दिखेगा। आम दिनों में कोई भी भक्त शिवगंगा में डुबकी लगाकर सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे। न्यू कॉम्प्लेक्स में स्थानीय कला को प्रदर्शित की जाएगी। और वहीं वैद्यनाथ कॉरिडोर का डिजाइन पर्यटन विभाग ने भवन निर्माण विभाग से कराया है। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिला प्रशासन को पर्यटन विभाग ने दिखा दिया है। इसमें मंदिर के चारों ओर 33 एकड़ को अधिकृत कर विकसित करने की योजना बनाई गई है। कॉरिडोर बनने के बाद टावर चौक, मंदिर मोड़, हदहदिया चौक, शिवराम झा चौक और निजी बस पड़ाव से ही मंदिर दिखने लगेगा। बंगाल सरकार ने आलू निर्यात पर लगाई रोक। समाधान के लिए अरूप चटर्जी सीएम से करेंगे बात। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड सहित अन्य राज्य से आलू लाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान निरसा से माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने माले को लेकर मुख्यमंत्री से समाधान निकालने की बात कही। अरूप चटर्जी से पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय सही है या गलत सवाल पर उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आलू लदे ट्रक को झारखंड सहित अन्य राज्यों में लाने पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल डिबूडी चेक पोस्ट पर 100 से अधिक आलू लदे ट्रकों को रोक दिया गया था। इसके बाद सभी ट्रक को वापस भेज दिया गया, जिससे झारखंड सहित अन्य राज्यों में आलू की किल्लत के साथ दाम में भी बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। वहीं इस मामले में निरसा से भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से बात करेंगे। आलू व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। बंगाल सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का यह निर्णय गलत है या सही, इस पर विधायक ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। अरूप चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का अपना नजरिया है, ऐसा क्यों किया है यह वही बता सकते हैं। हम सभी इसे लेकर समाधान का प्रयास जरूर करेंगे। भाकपा माले हेमंत सरकार में नहीं होगा शामिल, बाहर से करेंगे समर्थन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे की समीक्षा और इंडिया ब्लॉक की नई सरकार में शामिल होने या नहीं होने से लेकर सीपीआई माले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। आपको बता दूं कि बैठक के बाद पार्टी राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि माले सरकार में शामिल नहीं होकर बाहर से इंडिया ब्लॉक की सरकार को समर्थन देगा। झारखंड प्रदेश भाकपा माले कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार में शामिल होने या नहीं होने पर पक्ष रखा और कहा कि हमारे विधायकों की संख्या अभी इतनी नहीं है कि हम सरकार में शामिल हो। जब 8 से 10 सीट जीतेंगे तब सोचेंगे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा द्वारा इतना जहरीला चुनाव अभियान कभी नहीं देखा। इसका जवाब झारखंड की जनता ने दिया। पलामू के 38 पैक्स में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद की प्रक्रिया। दरअसल आपको बता दूं, पलामू में इस वर्ष धान की फसल अच्छी हुई है। 2 लाख क्विंटल धान क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है। पलामू डीसी शशि रंजन ने धान क्रय के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। डीसी श्री रंजन के निर्देश के आलोक में धान क्रय करने की तैयारी तेज कर दी गई है। आपको बता दूं, 15 दिसंबर से पलामू जिले में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। 38 पैक्स के माध्यम से जिले में धान की खरीद की प्रक्रिया होगी। आपको बता दूं, जिला स्तरीय अनुसरण समिति की बैठक में डीसी श्री रंजन ने धान क्रय को लेकर अब तक की गई तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित समय को 100% हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरत बताई। कहा कि सबकी सक्रियता व सहभागिता से ही यह लक्ष्य पूरा होगा। डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि धान क्रय को लेकर किसानों का
निबंधन सुनिश्चित कराएं। बैठक में बताया गया कि अभी तक 12,000 से अधिक किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर अपना निबंधन कराया है। डीसी श्री रंजन ने कहा कि किसान प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी अपना निबंधन करा सकते हैं। तकनीकी जानकारी रखने वाले किसान अपने स्तर से भी ई उपार्जन पोर्टल पर निबंधन कर सकते हैं। उन्होंने कृषि विभाग से जुड़े कृषक मित्र एवं अन्य कर्मियों को निर्देश दिया है कि धान अधिक प्राप्ति को लेकर किसान को जागरूक करें। पैक्स के माध्यम से ही अपने धान की बिक्री सुनिश्चित करें। हेमंत सोरेन ने दी सरकारी नौकरी की खुशखबरी। 35,000 पदों पर बहाली होगी शुरू। दरअसल आपको बता दूं, राज्य में लगभग 35,000 पदों के लिए रुकी हुई बहालियां दिसंबर माह यानी कि इसी महीने से शुरू हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ठप थी। अब आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद जहां झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लंबित परीक्षा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बहालियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सीएम के आदेश के बाद अब दिसंबर माह आने की इसी महीने से बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहली बार कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी एवं जेपीएससी दोनों आयोगों में कैलेंडर के आधार पर अगले वर्ष जनवरी माह से परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर दोनों आयोगों को निर्देश दे दिया गया है। और वहीं उम्मीद की जा रही है कि जेएसएससी में लंबित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल तथा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम जारी करने पर भी उच्च स्तरीय निर्णय शीघ्र हो सकता है। इधर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कई प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सका था, उनका भी परिणाम शीघ्र जारी होने की उम्मीद है। इनमें मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा झारखंड महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति परीक्षा आदि परीक्षाएं सम्मिलित है। वहीं झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा, पारामेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा आदि के आयोजन की तिथियां अगले माह घोषित हो सकती है। रिम्स में मंगल मुंडा की मौत की जांच शुरू। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन बोले ये हत्या है। दरअसल आपको बता दूं, बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का रिम्स में इलाज शुरू होने में हुई देरी और फिर मौत के मामले को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ने इसे हत्या करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि इस घटना ने सरकार की पोल खोल दी है। बिरसा मुंडा के परिजनों के साथ इलाज में लापरवाही बरती गई तो समझिए आम आदमी के साथ क्या होगा। वहीं चंपई सोरेन ने कहा, राज्य सरकार ने शहीद परिवार के वंशज को नजरअंदाज करने का काम किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिस तरह से मंगल मुंडा को इलाज के लिए तड़पना पड़ा वह हमारी व्यवस्था की संवेदनाहीनता को दर्शाता है। इतनी नाजुक स्थिति में भी उन्हें समय पर ट्रामा सेंटर में बेड नहीं मिला। इलाज शुरू करने में 10 घंटे की देरी हुई। परिजनों को 15,000 की दवाई भी खरीदनी पड़ी। अब वह सरकार में एक गरीब आदिवासी की जिंदगी की कीमत आज बस इतनी रह गई है। यह केवल मंगल मुंडा जी की मौत की नहीं बल्कि व्यवस्था के द्वारा उनकी हत्या है। जिस झारखंड को बिरसा मुंडा के आदर्श पर चलना चाहिए था, वहां उनके वंशज के साथ ऐसा व्यवहार होना हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। क्या आज हमारी सरकार और व्यवस्था में गरीबी की कोई जगह नहीं बची है? यह सवाल सिर्फ मंगल मुंडा के परिवार की नहीं बल्कि झारखंड के हर गरीब आदिवासी का है। झामुमो का ऐलान 2029 तक राज्य से भाजपा का मिटा देंगे नामो निशान। भाजपा ने कहा, अहंकार में है जेएमएम। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में लगी है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के 24 में से 11 जिलों में इस बार इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी, आजसू, एलजेपी और जेडीयू का खाता तक इन जिलों में नहीं खुला है। साथ ही 2029 विधानसभा चुनाव में राज्य की राजनीतिक से भाजपा को आउट कर देने की बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सचिव और केंद्र प्रवक्ता ने अहंकार स्वर में भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस बार 11 जिलों में इनका खाता नहीं खुला। 5 साल इंतजार करें, राज्य की राजनीतिक से इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। झामू के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नफरत के सौदागरों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है, इन्हें राज्य में इतिहास बना दिया जाएगा। और वहीं झामू नेता इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यह उनका अहंकार नहीं बोल रहा है बल्कि झारखंडियों की ताकत के बल पर ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि दुश्मनों को जवाब देना झारखंडी को आता है। और वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हम चुनावी नतीजों की समीक्षा और चिंतन मनन कर रहे हैं। संभव है कि हम में कोई कमी रह गई होगी। इन कमियों को दूर कर कार्यकर्ताओं के सहयोग से दोबारा संगठन को मजबूत कर वापसी करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां इंडिया गठबंधन जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी प्लस सीपीआई ने 81 सदस्य वाली विधानसभा में 56 सीटें जीत ली है। वहीं एनडीए सीट 24 सीटें जीतने में कामयाब रहा। राज्य के 24 जिलों में से पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और लोहरदगा ऐसे 11 जिले रहे जहां भाजपा या उसके सहयोगी दलों का खाता भी नहीं खुला।
सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका डीसी को दिया निर्देश, प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ करे कार्रवाई। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दुमका डीसी को दिया है। बताते चले कि सोशल मीडिया एक्स पर पीयूष कुमार ने सीएम से शिकायत करते हुए लिखा है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में फंसकर दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने सपने ने युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। यह धंधा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इसके खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा, उनके भविष्य को बर्बाद करने से बचाना होगा। पीयूष ने दुमका प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इस समस्या के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए ठोस कदम उठाया जाए। सीएम ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों को चिन्हित करने का निर्देश दुमका डीसी को दे दिया है। साथ ही दुमका डीसी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। 29 मामलों में फरार चल रहा पीएलएफआई एरिया कमांडर ढेर। दरअसल आपको बता दूं, 29 मामलों में फरार चल रहे पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबू को चाईबासा पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एसपी आशुतोष शेखर को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर अपने 10 सदस्यों के साथ चाईबासा जिला के टेबू थाना और बंदगांव थाना के सीमावर्ती जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में भरवनशील हैं। साथ ही किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान शुरू किया गया। अभियान के क्रम में शनिवार को तोमरो गांव के जंगली क्षेत्र में रोरो नदी के किनारे उग्रवादियों की ओर से सुरक्षा बलों को देखकर गोलीबारी प्रारंभ कर दी गई। आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख पीएलएफआई दस्ता के सदस्य पहाड़ और घने जंगल का लाभ लेते हुए भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया, जहां एक शव, हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद की गई। बालिका गृह के सुपरिंटेंडेंट पर यौन शोषण का आरोप, 72 वर्षीय आरोपी हिरासत में। दरअसल आपको बता दूं, पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सुदना में संचालित बालिका गृह में रहने वाली बच्चों का यौन शोषण किया गया। बालिका गृह में 28 बच्चियां रहती है। इसमें से 2 बच्चों ने बालिका गृह के सुपरिंटेंडेंट 72 वर्षीय राम प्रताप गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। सुपरिंटेंडेंट राम प्रताप को बच्चियां दादाजी कहती थी। मामला सामने आने के बाद शनिवार को पुलिस की टीम घंटों मामलों की जांच में जुटी रही। बच्चों के आरोपों को पुलिस ने सही पाया। इसके बाद आरोपी सुपरिंटेंडेंट और बालिका गृह की एक महिला काउंसलर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि एसपी राकेश सिंह ने बताया कि जांच में बच्चों के यौन शोषण के बाद सही साबित हुई। इसमें काउंसलर की भी भूमिका सामने आई है। फिलहाल सुपरिंटेंडेंट और लेडी काउंसलर पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि शुक्रवार को मानव अधिकार संगठन की एक टीम संध्या सिंह के नेतृत्व में बालिका गृह की व्यवस्था को देखने गई थी। इसी दौरान बच्चों ने यौन शोषण की बात बताई। बच्चों के मुताबिक आरोपी राम प्रताप गुप्ता का घर बालिका गृह के पास ही बैंक कॉलोनी में है। एक बच्ची ने बताया कि दीपावली से छठ के बीच 2 बार राम प्रताप उसे अपने घर ले गए। इसी दौरान उन्होंने बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दूसरी बच्ची ने बताया कि उसके साथ भी सुपरिंटेंडेंट ने गलत करने का प्रयास किया था। जामताड़ा में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप, बकरी को कुत्ता काटने के बहाने से झाड़ियों में बुलाया था, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, जामताड़ा में एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया। घटना शुक्रवार को मेहजाम थाना क्षेत्र में हुई। युवकों ने लड़की को गांव के झाड़ियों में बकरी को कुत्ता काट रहा है कहकर बुलाया था। लड़की जब वहां पहुंची तो दोनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इधर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर लड़की को बहला फुसलाकर बलात्कार करने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवकों की पहचान 20 वर्षीय लखन राणा और 22 वर्षीय रंजीत कोल के रूप में की गई है। जमशेदपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 2 गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान भी किया बरामद। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट से संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने अमार्स पेडलर गोविंद शर्मा और उसके साथी गोपाल साहब को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के ठिकाने से एक देसी पिस्तौल और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार को बरामद किया गया है। डीएसपी मुख्यालय भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दाईगुट में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने खरीदार बनकर गोविंद से संपर्क किया। गोविंद को उसके घर पर गिरफ्तार किया गया है, जहां से एक देसी पिस्तौल और हथियार बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है। जांच में पता चला है कि गोविंद हथियार बनाने का काम करता था, जबकि गोपाल उन्हें बेचने का काम संभालता था। गोपाल ने 45,000 रुपए में एक व्यक्ति से हथियार की डील की थी। गोपाल ने गोविंद से 30,000 में हथियार खरीदने की बात की थी और एडवांस में 2,000 रुपए भी दिए गए थे। पुलिस के अनुसार गोविंद 2018 में भी अवैध हथियार बनाने के आरोप में जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य आपराधिक मामलों में भी उसका नाम सामने आ चुका है। गोपाल भी मारपीट समेत कई मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस फिलहाल उस ग्राहक की तलाश में जुटी है जिसे यह हथियार बेचा जाना था। 900 सीसी सिरप बरामद, कारोबारी गिरफ्तार।
दरअसल आपको बता दूं, पलामू पुलिस ने अवैध रूप से हो रहे नशीली दवाओं के धंधे का भंडाफोड़ किया है। इस कारोबार में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में पुलिस ने नशीली दवा बरामद की है। आपको बता दूं, पुलिस को सूचना मिली थी कि लहसलीगंज थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में अवैध नशीले सिरप का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस ने इस सूचना पर शनिवार को कर्मा गांव स्थित मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद नवाज अंसारी के घर पर छापेमारी की। नवाज अपने घर से अवैध रूप से नशे के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिरप की बिक्री करता मिला। एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश पर पांकी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। आपको बता दूं कि छापेमारी के दौरान नवाज अंसारी के घर से 100 ml की 900 सिरप की शीशी बरामद की गई है। इन सिरप का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। दवा की शीशी पेटियों में बंद थी। मोहम्मद नवाज अंसारी 29 वर्ष को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पुलिस को अवैध दवाओं के कारोबार के नेटवर्क के बारे में नवाज ने बताया। पुलिस इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।